क्वेश्चन नंबर 1, द डायमेंशन ऑफ जी आर, जो कैपिटल जी है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो देख लो इसका जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो याद रखो कैपिटल जी बराबर आता है, क्योंकि देखो डायमेंशन फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला तो पता होना ही चाहिए। तो कैपिटल जी बराबर आता है फोर्स इंटू आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय m1 इंटू M2। अब क्योंकि डायमेंशन में m1 M2 का चक्कर होता नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं m का स्क्वायर। ठीक है, तो बस डायमेंशन रखनी है, पता लग जाएगा क्या डायमेंशन होती है जी, कैपिटल जी की। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन होती है m l t माइनस टू। ठीक है ना, ये हो गई डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो f की डायमेंशन हो गई l mlt माइनस टू इंटू आर स्क्वायर। आर क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस और उसका स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एम का स्क्वायर। एम का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? एम मास की डायमेंशन कैपिटल एम ही होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम का स्क्वायर। नाउ अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमने। एक एम से ये एक एम कैंसिल, तो एम ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एम इनवर्स, यानी कि जो एम की वैल्यू आ रही है, एम आ रहा है एम इनवर्स के बराबर। फिर एल देख लो, एल कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा एल इंटू एल स्क्वायर, एल बराबर हो जाएगा एल क्यूब के। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा एम इनवर्स एल क्यूब। फिर टी का स्क्वायर सिर्फ वही बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो बस इस ऑप्शन को ढूंढना है आपने, एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, एम इनवर्स एल क्यूब टी माइनस टू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, एक बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो याद रखनी है बात, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो याद रखो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आती है। नाउ अब उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, तो मैंने आपको बता दिया अपोजिट डायरेक्शन होगी। फर्स्ट ऑप्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नहीं, ऐसा तब होता है जब इंक्रीज हो रही हो, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। करेक्ट ऑप्शन यही है। और वैसे इसमें सिर्फ ये दो ही ऑप्शन है एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी के, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, और अगर कम हो रही है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क। जबकि अगर यहाँ से सिर्फ एंगुलर का वर्ड हटा देते ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कर देते, तो वो बराबर होता फोर्स के। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, वो बराबर होता है टॉर्क के। चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ अबव द अर्थ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी, अगर हम अर्थ की सरफेस से ट्वाइस ऊपर चले जाएं जितना कि अर्थ का रेडियस है, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी। तो ये एक्चुअली एक हमारा न्यूमेरिकल भी है, लेकिन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट से यहाँ पर आ गई हमारी, ये हो गया सेंटर ऑफ अर्थ, और ये वाला डिस्टेंस हो गया आर ई का। ठीक है, जब यहाँ पे कोई बॉडी रखी होती है तो कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है, कैपिटल जो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल जी। ठीक है, पहले आता है कैपिटल जी जो कि हमारे ऊपर जाने से चेंज नहीं होगा, फिर साथ में आता है एम, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ, और वो भी चेंज नहीं होता। लेकिन अब फर्क क्या आएगा अपॉन में, अगर तो हम सरफेस पर होते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पे हो जाता है आर ई का स्क्वायर, यानी कि जो वेरी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अभी वो सिर्फ डिस्टेंस करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जितना अर्थ का रेडियस है उसका डबल ऊपर चले गए, तो देखो जितना अर्थ का रेडियस है उसका डबल, यानी कि एक आर ई यहाँ तक का हो गया, फिर इतना ही और ऊपर हम चले गए, यानी कि कितने आर ई हो गए? पहले तो सिर्फ एक आर ई का डिस्टेंस था हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से, लेकिन अब कितने डिस्टेंस का फ़र्क आ गया, अब कितने आर ई का फ़र्क आ गया? तो याद रखो यहाँ पे 3 आर ई का फ़र्क आ गया। तो अगर हम जी डैश मालूम करना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या आएगा जी डैश की वैल्यू से, यानी कि नई वैल्यू ऑफ जी। तो कैपिटल जी एम ई तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कैपिटल जी भी चेंज नहीं होगा और एम ई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आएगा वो किस में आएगा? आर ई पर। आर ई की जगह पे अब हम क्या लिखना पड़ेगा? अब हमारा सेंटर से फासला 3 आर ई के बराबर हो गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 आर ई, और फिर इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हमें करना पड़ेगा यहाँ पर स्क्वायर। तो याद रखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो वो जो स्क्वायर होगा वो वैल्यू अलग आ जाएगी 1/9 के, और जो बाकी वैल्यू बची है
वो याद रखो किसके बराबर है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, वो तो खुद बराबर है एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी के। तो इसका मतलब है जो जी डैश होगा वो असल जी का हो जाएगा 1/9, जिसको हम लिखते हैं 1/9। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1/9। द रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड याद रखना है, ऑडिबल साउंड जो कि हम सुन सकते हैं, तीन किस्म का साउंड होता है, ठीक है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, और जो हम सुन सकते हैं वो होता है ऑडिबल। और ऑडिबल होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, और 20 हर्ट्ज से कम जो होता है वो इंफ्रासोनिक होता है, जो 20,000 से हर्ट्ज ज़्यादा होता है वो अल्ट्रासोनिक होता है। बट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज याद रखो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। द कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म आर रिवर्स ड्यू टू, किस वजह से थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं फेज रिवर्सल। याद रखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर जब रेस टकराकर वापस आती हैं तो तमाम के तमाम जो क्रस्ट होते हैं वो ट्रफ में तब्दील हो जाते हैं। जब तमाम के तमाम क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो जाएंगे तो इस कंडीशन को कहते हैं फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, या उसे हम कहते हैं फेज रिवर्सल। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कंडीशन रिवर्स होती हैं, ये साइंटिफिक क्वेश्चन भी है कि भाई क्यों रिवर्स हो जाती हैं, तो याद रखो ड्यू टू फेज रिवर्सल, यानी कि फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यानी कि जब रे टकराकर वापस आती है तो जहाँ पर होना चाहिए था क्रस्ट वहाँ पे अब ट्रफ होगा, तो जाहिर सी बात है जो फेज है उसमें 180 डिग्री का चेंज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1/2 इज, ओके, मैग्नीफाइंग पावर पता करनी है, किस चीज़ की पावर पता करनी है, हमें पावर पता करनी है एक ऐसे लेंस की जिसकी फोकल लेंथ बराबर है 1/2 के, तो कितने डायोप्टर्स के बराबर होगा, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने आप आ जाएगी हमारे पास पावर। तो 1/2 और मीटर्स में ही है, याद रखो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, और ये मीटर में है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। सो द पावर ऑफ लेंस होगी 2 डाईऑप्टर्स के बराबर। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रैग्स लॉ, इसमें से कौन सी इक्वेशन ब्रैग्स लॉ को शो कर रही है, तो ब्रैग्स लॉ जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में चैप्टर नंबर 9 में आता है, उसमें आप लोगों ने स्टडी करेंगे कि वो किसके बराबर है, तो याद रखो वो आ जाएगा एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है यही है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, तो इसमें वो जाहिर सी बात है लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ब्रैग्स लॉ किस तरीके से ड्राइव होता है। बहरहाल फिलहाल एम लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड, डिस्टेंस प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान का जो होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखो फोकस की लंबाई है तो वो कहलाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है और बहुत ही आसान सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी स्टडी करा था। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का सेंटर और जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसके दरमियान के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, देन के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखते हैं किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहली बात ये कि ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर होता है खुद के, ठीक है, तो बाहर पहले से लिखा हुआ है के, ठीक है, और फिर ये आई क्रॉस जे मालूम करना है, आई क्रॉस जे बराबर होता है के प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, हमेशा थर्ड एक्सिस के अंदर आती है, तो आई क्रॉस जे का आंसर भी के आएगा। इसका मतलब फिलहाल हमें डॉट प्रोडक्ट मालूम करनी है यूनिट वेक्टर के और यूनिट वेक्टर के की, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो सिमिलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आ जाएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि के डॉट के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, तो ये सब बराबर होता है 1 के। तो फाइनल आंसर इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में थर्ड वेक्टर आता है और फिर जब डॉट लेंगे के साथ तो अपने आप वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। द एंगल बिटवीन सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इन सर्कुलर मोशन, किसी भी सर्कुलर मोशन की खास बात यह है कि उसके अंदर एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो अगर कोई पार्टिकल p है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की रिलेशन होती है हमेशा टुवर्ड्स सेंटर, तो ये हो जाएगा ac के बराबर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम से जाहिर कर रहा है वो टेंजेंट बना रही होती है सर्किल के साथ, तो ये हम 80 लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। और याद रखो इनके दरमियान का जो एंगल होता है वो हमेशा बराबर होता है 90 डिग्री के। दिस इज द प्रॉपर्टी, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कहीं पर भी होगा ना पार्टिकल,
तो आप ड्रॉ करके देख सकते हो कि टेंजेंशनल और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान का एंगल 90 डिग्रीज ही होता है। किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय, तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है। किताबुल मनाजिर देखने से रिलेटेड है, मंजर देखने से रिलेटेड है, तो एक कोई ऐसा साइंटिस्ट होना चाहिए जिसने काम किया हो ऑप्टिक्स में। जाबिर बिन हयान का ताल्लुक केमिस्ट्री से था, अल बैरूनी एस्ट्रोनॉमी से ताल्लुक था, अल राजी का ताल्लुक भी हमारे ऑप्टिक्स से नहीं था, तो जाहिर सी बात है फादर ऑफ ऑप्टिक्स इब्न अल हैथम करेक्ट आंसर है। किताबुल मनाजिर उन्होंने ही लिखी थी। 1 रेडियन इज इक्वल टू प्रॉपर्टी है, यू हैव टू रिमेंबर 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज, 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज, और वो बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। यानी कि ज़्यादा कोई कहानी है नहीं, बस आपने इस वैल्यू को याद रखना है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और 180 को अगर पाई से यानी कि 3.14 से डिवाइड करें तो 57.3 ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है कितने के, तो याद रखो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के। 1 किलोवाट आवर, ठीक है जी, ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो हमारे चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है, मतलब इसको याद रखना है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 15, टू वाइब्रेटिंग बॉडीज हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस, तो पोलराइजेशन प्रोड्यूस नहीं करती, रेजोनेंस नहीं करती, इको प्रोड्यूस नहीं करती, वो प्रोड्यूस करती हैं बीट्स। तो बीट्स की डेफिनेशन ही यही है, उसका जो पूरी वर्किंग है वो यही है कि बीट्स तब प्रोड्यूस होती है, रिजल्टेंट साउंड होता है जो जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, लेकिन जब जब दो बॉडीज वाइब्रेटिंग बॉडीज हों जिनकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा फर्क हो, और वो थोड़ा सा फर्क ज्यादा से ज्यादा 7 का हो सकता है, 7 का। 16, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी भी बराबर है 0 के, जबकि ए बराबर नहीं है 0 के, तो बी किसके बराबर होगा। तो याद रखो प्रॉपर्टी के मुताबिक ए डॉट बी बराबर होता है अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल हो 90 डिग्री, यानी कि अगर सिर्फ एंगल 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब ए डॉट बी 0 हो जाता है। अच्छा, ए क्रॉस बी 0 होता है जब दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल होता है 0 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, तो इसका मतलब 90 और 0 वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, यानी कि ए और बी में से कोई एक 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। और फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नहीं है 0 के बराबर, तो इसका एक ही हल निकलता है कि अगर ए नहीं तो बी बराबर है 0 के। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 0। लास्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और 0। तो याद रखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उन बॉडीज में जो कि रुकी हुई है, काइनेटिक फ्रिक्शन मूविंग बॉडीज में होता है, और मूविंग बॉडीज में जो फ्रिक्शन है वो हमेशा कम ही होता है रुकी हुई बॉडीज के लिहाज से। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन।